नीतीश कुमार के मुकाबले दूसरे नेता तो हैं, दूसरी पार्टियों में तेजस्वी हैं, इधर जनसुराज में प्रशांत किशोर हैं, लेकिन आप सीधे तौर पर देखें तो नीतीश के मुकाबले कोई ठहरते नहीं है अभी भी। कि महिलाएं गई हैं, अभी विपक्ष में वोट देने गई हैं, पक्ष में वोट देने गई हैं, ये तो सोचने वाली बात। सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। सबसे बड़ी सत्ता विरोधी लहर उनके खिलाफ काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। एनडीए लगा हुआ है, मजबूत उसने टक्कर दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अक्षया पाठक। आज बिहार में पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है। 243 विधानसभा सीटों वाली इस जगह पर पहले चरण के मतदान की अगर बात करें तो 121 सीटों पर यहाँ पर मतदान हुआ। 18 जिलों में 121 सीटों पर मतदान किया गया यहाँ पर। और अब अगर वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो यहाँ पर अभी तक का जो वोटिंग प्रतिशत सामने आया है वो 60% का आया है। पिछली बार के मुकाबले ये 3% की बढ़ोतरी मानी जा रही है, लेकिन अभी भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा क्योंकि अभी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और अभी बहुत सारे वोटर हैं जो इंतजार कर रहे हैं। अब इस पर ऑल ओवर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि इस बार के अगर रुझान को देखें, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन भी तमाम आए और देखने को मिला कि कहीं विकास का मुद्दा उठा, कहीं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हुई। अब इसको ऑल ओवर देखते हैं कि इस बार का चुनाव किस तरीके से संपन्न हुआ है और अब जो एक चरण और बचा है उसमें क्या क्या कुछ होने वाला है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी हरिशंकर जी हैं जो इस बारे में बताएंगे और साथ ही हमारे साथ अजीत प्रताप सिंह जी हैं वरिष्ठ सहयोगी, वो भी इस बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हरी सर आपके पास कि इस बार के वोटिंग प्रतिशत को देखकर आपको क्या लगता है? देखिए, वोट प्रतिशत जो है पिछले बार के मुकाबले अभी फाइनल है नहीं, लेकिन अभी लग रहा है कि इस बार ज़्यादा लोगों ने बम्पर वोटिंग की है। और बम्पर वोटिंग के कई सारे मतलब होते हैं। एक तो होता है कि बम्पर वोटिंग जो है सरकार के खिलाफ है। दूसरे उसमें लेके जाएं तो चूँकि ज़्यादातर बूथों पर महिलाएं देखी गई हैं लंबी लंबी कतारों में, तो अगर महिलाएं वोट डाल रही हैं और नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं जिस पर उन्होंने काम किया, जैसे लड़कियों को साइकिल बांटा उन्होंने, उसके बाद अभी जो आशा बहन है उनके लिए किया, वृद्धा पेंशन किया। तो महिलाओं के लाइन में लगने का मतलब है कि या तो सरकार के पक्ष में है या विपक्ष में है। तो कुल मिलाकर के ये है कि अभी ये कहना कि किसके पक्ष में गया है ये तो जनता जनार्दन ही जानेगी और 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन ये है कि इस बार जनता ने बम्पर वोटिंग की है। दूसरा इसकी एक और वजह है कि छठ के मौके पर इस समय मौसम भी बहुत अच्छा है और छठ के मौके पर बहुत सारे जो प्रवासी हैं जो दूसरे प्रदेश में रहते हैं वो बिहार आए हुए थे और बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पर हैं और मतदान करेंगे। कल परसों तरसों में वो जाएंगे पहले चरण। सर एक सवाल और है, क्योंकि आपने महिलाओं की यहाँ पर बात करी है तो देखिए तेजस्वी यादव ने भी तमाम ऐसी चीज़ें कही थी, वादे किए थे, आपने सुना होगा, उन्होंने बयान भी दिए 30,000 रुपये वाले। क्या लगता है जो महिलाएं सेंटरों पर गई हैं वोट देने के लिए, क्योंकि देखिए वोटर जब स्विंग होता है तो हमें पता नहीं लगता। आपने भी ये बोला है कि महिलाएं गई हैं, अभी विपक्ष में वोट देने गई हैं, पक्ष में वोट देने गई हैं, ये तो सोचने वाली बात है। तो क्या इस फैक्टर का भी असर पड़ सकता है? देखिए, असर तो पड़ सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दोनों तरफ की अगर बात करें तो नीतीश कुमार जो है उनकी सरकार जीविका दीदी के लिए उनको डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र बेनिफिट मिला है। दूसरे वादा कर रहे हैं कि हम आएंगे तो आपको पैसा देंगे। आप याद करिए लोकसभा चुनाव में लोगों के फॉर्म भरवाए गए थे, विपक्ष ने फॉर्म भरवाया था, हालांकि उसका फ़ायदा हुआ उनको, लेकिन सरकार फिर किसकी आ गई? केंद्र में मोदी सरकार आ गई। तो वैसे ही उन लोगों ने लोगों को प्रलोभन दिया था, लोगों से वादा किया था, लेकिन कुल मिलाकर के है कि नीतीश कुमार सरकार ने उसको डिलीवर कर दिया और उन्होंने वादा किया है। तो अंतर सिर्फ इतना है, लेकिन अब जनता ने किसकी बात मानी। दूसरी बात आपको एक और बताऊं कि नीतीश कुमार जो हैं वो सर्वमान्य नेता हैं। बिहार में अभी भी नीतीश कुमार के मुकाबले दूसरे नेता तो हैं, दूसरी पार्टियों में तेजस्वी हैं, इधर जनसुराज में प्रशांत किशोर हैं, लेकिन आप सीधे तौर पर देखें तो नीतीश के मुकाबले कोई ठहरते नहीं हैं अभी भी। ऑप्शन हैं, विकल्प है, लेकिन नीतीश कुमार अभी भी सर्वमान्य नेता हैं और उनका जो लोगों के सिर पर जादू चढ़ करके पिछले 20 साल से जो बोल रहा है वो तिलिस्म टूटेगा कि नहीं ये 14 तारीख को ही पता चलेगा। सर आपके पास आती हूँ। अजीत सर, हमेशा ऐसा नैरेटिव सेट रहा है, डबल इंजन की सरकार कही जाती, कहा जाता है जब यहाँ पर अगर केंद्र में एक सरकार ऑलरेडी काम कर रही है तो अगर स्टेट में भी उसको उसी की सरकार मिल जाए तो काम तेज़ी से होने लगता है।
अब क्योंकि हम लोगों ने ऐसा देखा है, जैसे महाराष्ट्र की बात करें और हरियाणा की बात करें, वहाँ पर पहले जो थी सरकारें अलग थी, फिर उसके बाद डबल इंजन की सरकार वहाँ पर भी लग गई। अब क्योंकि नीतीश है यहाँ पर, और जैसा कि अभी सर ने बताया यहाँ पर कि इस बार महिलाएं भी बम्पर वोटिंग कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है, महिलाएं तो बम्पर वोटिंग कर ही रही हैं, लेकिन क्या लोग वहाँ पर भी वापस से डबल इंजन की सरकार चाह रहे हैं या बदलाव चाह रहे हैं? देखिए, जहाँ तक वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 5 बजे तक 60% पार कर गया है ये। पिछली बार जो है ओवरऑल 57% था, तो पिछली बार की जो वोटिंग जो था प्रतिशत, उससे पार कर गया है। और अभी 1 घंटा बाकी है, तो लगभग ये 65 से 70 के बीच में आ जाएगा, यानी 10% की बढ़ोतरी। 10% की बढ़ोतरी का सबसे बड़ा मतलब होता है कि सरकार के खिलाफ वोट हुआ है, जमकर वोट हुआ है। अब दूसरी बात की महिलाएं, सर आपकी एक बात पे मैं बोलना चाहूँगी। आप कह रहे हैं कि जब वोट हुआ है तो सरकार के खिलाफ हुआ है, लेकिन अमूमन ये देखने को मिला जब जब वोट प्रतिशत बढ़ता है तो उसका फ़ायदा एनडीए को मिल जाता है। नहीं, राजनीति में जब भी वोटिंग प्रतिशत 5 से 10% बढ़ता है तो वो सरकार के खिलाफ अक्सर होता है। अपवाद हो सकता है, इसकी मतलब अपवाद भी हो सकता है, लेकिन 10% बढ़ना मतदान ये सरकार के खिलाफ है। सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, सबसे बड़ी सत्ता विरोधी लहर उनके खिलाफ काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। एनडीए लगा हुआ है, मजबूत उसने टक्कर दी है। नतीजा कुछ भी आएगा, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि महागठबंधन ने भी चुनाव की तैयारियों में बड़े कमज़ोर दिखाई दिया। लेकिन वोटिंग जिस तरह से हो रही है, देखिए फेवर भी हो सकता है महिलाओं का वोट, स्पेशली क्योंकि वहाँ शराबबंदी है। प्रशांत किशोर ने कहा कि नहीं, हम जैसे हमारी सरकार आएगी तुरंत शराबबंदी ख़त्म कर देंगे। महिलाएं ये नहीं चाहती कि शराबबंदी हो वहाँ पे, मतलब शराब ओपन हो। तो एक बड़ा फैक्टर ये हो सकता है महिलाओं के लिए कि शराब वहाँ पर फिर से ना चालू हो, इसलिए महिलाएं खूब वोट कर रही बड़ी संख्या में। दूसरी चीज़, महिलाओं के लिए काफ़ी घोषणाएँ की गई है, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो महागठबंधन, दोनों ने कैश भी बोला है और भी जो है वादे बहुत सारे किए हैं। लेकिन ओवरऑल अगर 65-70 के बीच में आता है प्रतिशत, तो ये दोनों लोगों के लिए काफ़ी मतलब चौंकाने वाली बात होगी, क्योंकि एक तीसरी पार्टी भी है जन सुराज, जिसके कि अगर बहुत ज़्यादा ना कहें तब भी मतलब 20-25 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि दोनों को नुकसान कर रहे हैं। 20-25 सीटों पे नुकसान, और चूँकि फाइट नेक दिखाई पड़ रही, तो ऐसे में 20-25 सीटों का नुकसान बहुत भारी पड़ सकता है। तो रिजल्ट की तरफ नहीं जाते, लेकिन वोटिंग पैटर्न के आधार पर हम कह सकते हैं कि नीतीश कुमार 20 साल के बाद सबसे बड़ी सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रहे हैं। अब कितना फ़ायदा महागठबंधन उठा पाता है, क्योंकि पिछली बार देखिए चंद सीटों की वजह से उनकी सरकार नहीं बन पाई। ओवैसी फैक्टर सीमांचल में काम कर गया और उसके बाद ये लोग हार गए। अदरवाइज जो ओवैसी के साथ लड़े होते तो शायद आरजेडी की सरकार बनती। इस बार भी ओवैसी लड़ रहे हैं, प्रशांत किशोर, जिनका कि काफ़ी प्रभाव दिखाई पड़ा। हमने कितनी भीड़ देखा है, यदि वो भी वोट में बदलते हैं तो निश्चित तौर पर बड़ा अजीब। पिछली बार 21 सीटों में 5 गई थी एमआईएम के पास। इसीलिए हम कहते हैं कि बड़ा अजीब टाइप का रिजल्ट आ सकता है, जिस तरह का ये वोटिंग पैटर्न है। ठीक है सर, आपके पास आती हूँ। सर, आपको क्या लग रहा है इस बार जो जैसा वोटिंग पैटर्न इन्होंने बताया है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो इस बार जो इंपॉर्टेंट मुद्दे थे क्या रहे? इन्होंने जैसे महिलाओं के लिए बोला, आपने बोला महिला वोट कर रही हैं, इन्होंने एक एग्जांपल दे दिया कि शराबबंदी को लेकर वहाँ की महिलाएं निकली हुई हैं। और आपको क्या लग रहा है? देखिए, वहाँ एम्प्लॉयमेंट भी एक मुद्दा है, बेरोजगारी भी एक मुद्दा है, और वहाँ पर तमाम चीज़ें, अभी हाल फिलहाल की बात करें तो मखाना बोर्ड भी है, और थोड़ा सा असर SIR का भी देखने को मिला है। हालांकि ग्राउंड रिपोर्टों में इसका कोई असर देखने को नहीं मिला है। क्या लगता है आपको सबसे ज़्यादा फैक्टर किस चीज़ का रहा? देखिए, वोट प्रतिशत जो ज़्यादा पड़ रहा है उसकी 2 और वजह है। एक वजह तो ये है, मैंने बताया कि छठ में बहुत सारे लोग गए थे, वो मतदान कर रहे हैं, वो रुक के मतदान करके आएंगे। कल भी परसों हमारी मुलाकात हुई, 2 लोग थे, मेट्रो से आ रहे थे, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उन्होंने श्रमजीवी एक्सप्रेस पकड़ा। उन्होंने कहा कि सर मैं कल सुबह पहुंच जाऊंगा, मतदान करूंगा, और 4 दिन बाद जो है वहां लोगों से मिल करके, मैं छठ में घर नहीं गया, मैं जा रहा हूं मतदान करूंगा। वो बेगूसराय के थे। वो उन्होंने कहा, दोनों भाई थे, उन्होंने कहा कि वोट डालूंगा, परिवार वालों से मिलूंगा, रिश्तेदारों के घर जाऊंगा, 4-5 दिन में वापस आ जाऊंगा, वापसी की टिकट है। ऐसे ही हमने बातचीत की। तो ऐसे ही करके, अच्छा, कुछ लोगों में ये भी वहम है वहाँ के लोगों में कि सर में ऐसा तो नहीं है कि सर के चक्कर में उनका भी नाम कट गया हो, तो इसीलिए वो जा रहे हैं कि एक बार जाते हैं। अच्छा, कई अफवाहें बीच में उड़ाई गई, जिसने भी उड़ाया हो वो पता नहीं, लेकिन वहाँ पर अफवाह ये उड़ाई गई,
जगह जगह पर जा कर के कि जिसने इस बार मतदान नहीं किया उसका वोटर लिस्ट से नाम गायब हो जाएगा। वो लोग होंगे जो बाहर रहते हैं, बिहार से बाहर रहते हैं, प्रवासी हैं मतलब। तो इस वजह से भी बहुत सारे लोग हैं, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे लोग इस बात पर यकीन करेंगे जो पढ़े लिखे नहीं हैं, मजदूर क्लास है। तो इस चक्कर में भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं वहाँ पर वोट डाल करके, और वो लौट जाएंगे जब भी जाना होगा। बहुत सारे लोग दिल्ली से, बॉम्बे से, चाहे जहाँ भी रहते हैं वहाँ के मजदूर हैं, चाहे पढ़े लिखे क्लास हैं, इस बार वहाँ गए हैं और दूसरे चरण के मतदान के लिए भी लोग जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वोट प्रतिशत बढ़ने का ये मतलब है कि कहीं ना कहीं, अच्छा बीजेपी इस बात को लेकर के, बीजेपी के कई सारे, सर आपके हिसाब से वोट प्रतिशत बढ़ने का मतलब, जैसे अभी बात करी तो अपवाद भी हो सकता है, क्या लग रहा है सरकार के पक्ष में हुआ होगा या विपक्ष में? देखिए नीतीश कुमार के पक्ष में भी हो सकता है और विपक्ष में भी, लेकिन ग्राउंड पर जब हम गए, लगातार हम कई ज़िलों में गए हैं, अभी जब छठ में हमारा जाना हुआ वहाँ पे, तो एक तो मैं वहीं से हूँ, तो कई सारे जगहों से लोगों से कॉमन तरीके से हमने आम लोगों से बातचीत की, तो कहीं ग्राउंड पर जो है सत्ता विरोधी लहर नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं दिख रहा है। वहाँ लोगों से हमने बात की तो उनकी भाषा में यही कहना था कि बड़े के देख ले लिए, लालुओं के देख ले लिए, लेकिन नीतीश कुमार सबसे बढ़िया है। मतलब नीतीश कुमार जो हैं वो अब भी सबसे बेहतर हैं। मतलब उनका विकल्प लोगों को इस बार भी मुझे लगता है कि नहीं लगा है। दूसरा ये कि प्रशांत किशोर जो है, वो सर ने भी ये बात इसको नोटिस किया है उन्होंने, कि वो लगातार कह रहे हैं कि पहली जो मीटिंग होगी उसी में 1 लाख लोग जो जेल में हैं शराबबंदी के मामले में, शराब के मामले में, और 3 लाख परिवार उससे प्रभावित है, वो सारे मामले ख़त्म करेंगे, उनको बाहर करेंगे। तो हो सकता है कि उनके इस वादे का असर, जो फ़ायदा उनको ना हो करके नीतीश कुमार को हो जाए, और ये वही महिलाएं हैं जिनके पति शराब पीते थे और उनसे आकर के मार पिटाई करते थे, और ये पिछले 15 साल से लगातार नीतीश कुमार को वोट डाल रही हैं। तो हो सकता है इसका फ़ायदा नीतीश कुमार सरकार को हो जाए, जो जनसुराज ने जो मुद्दा उठाया उसका फ़ायदा इनको हो जाए। दूसरी बात है कि ग्राउंड पर जो है आप कहीं भी जाएंगे बिहार में, तो देखिए जब दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बदल रही थी, हम लोग गए थे ग्राउंड में, तो केजरीवाल के खिलाफ लहर दिख रही थी, जबकि हम लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन बिहार में कई ज़िलों में आप जाएंगे, हमारे रिपोर्टर भी गए हैं, तो वहाँ पर सत्ता विरोधी लहर इतनी नहीं है कि सरकार बदल जाए। तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा परसेंटेज का ये मतलब है 70 के आसपास पहुँच जाएगा, तो मतलब रिकॉर्ड बम्पर वोटिंग है। तो मुझे लगता है कि सत्ता विरोधी, जो मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, ये तो 14 को पता चल जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी कतार में महिलाएं सुबह 7 बजे से अगर निकली हैं और 7 बजे लाइन लग रहा है अनंत सिंह के इलाके में, मोकामा में, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए महिलाएं निकली हैं, उनके सरकार को मजबूत करने के लिए निकली हैं। और बीजेपी के कई नेताओं से मेरी थोड़ी देर पहले बातचीत हुई है कि ये बम्पर वोटिंग है। वो कह रहे हैं कि बम्पर वोटिंग का मतलब है कि बीजेपी एनडीए आ रही है। ठीक है, आपके हिसाब से एनडीए आ रही है, ये विश्लेषण था। अजीत सर, आपसे एक सवाल है। देखिए, अगर हम पैटर्न देखें बिहार के जो पहले चुनाव हुए हैं, क्योंकि आप भी ग्राउंड पर भी रहे हैं और आपने नज़दीकी से और भी चुनाव देखे हैं, तो हमने ये पैटर्न में देखा है, जैसे उत्तर प्रदेश है तो 7-8 फेज़ों में चुनाव होता है। बिहार का अमूमन अब तक जो चुनाव था वो 3-4 फेज़ों में होता हुआ है। इस बार अगर हम बिहार का मैप देखें तो बाहर से आउटर सर्किल और फिर इनर सर्किल, 2 फेज़ों में चुनाव किया गया है यहाँ पर। तो आपको क्या लग रहा है, इस पैटर्न का भी कोई फर्क पड़ने वाला है इस बार? नहीं, इस पैटर्न का फर्क नहीं पड़ता है। विशेषकर मुद्दे होते हैं। चुनाव के पहले हमने देखा कि एसआईआर के मुद्दे पर पूरा महागठबंधन 2-3 महीने लगातार जुटा था, लेकिन जब एसआईआर ख़त्म हुई तो इतनी बढ़िया तरीके से ख़त्म हुई कि एक भी अपील उसके खिलाफ नहीं थी। और चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि एक भी केस ऐसा नहीं है कोई आके कह सके कि मेरा नाम कट गया गलती से या उनका नाम चढ़ गया, ये कोई भी, मतलब तो वो बहुत अच्छी चीज़ थी। तो लेकिन वो मुद्दे से गायब हो गया। तो वो असली जो समय रहता है, जो एक टेम्पो बोलते हैं कि बनाने का चुनाव में, वो एसआईआर को लेकर था महागठबंधन का, और उन्होंने पूरा समय वो खर्च कर दिया, बजाय कि वो नीतीश पे आक्रमण करते। जिस तरह से मोकामा में हत्या हुई और जिस तरह से बीच में काफ़ी हत्याएं हो रही थी, आज भी काफ़ी सारे बवाल हुए हैं।
कई हमने देखा उप मुख्यमंत्री उनके गाड़ी पर जो है पत्थरबाजी हुई, गोबर फेंका गया, उनकी बहस हुई एक आरजेडी के एमएलसी के साथ, दोनों एक दूसरे को भला बुरा कह रहे हैं। तो ये सब जो तस्वीरें हैं ये नॉर्मल तो नहीं कहती हैं। तो ये सब चीज़ों पे फोकस करना चाहिए था महागठबंधन को। लेकिन निश्चित तौर पर देखिए, नीतीश कुमार और एनडीए ने चुनाव बहुत अच्छे से लड़ा है। उन्होंने सीटों पर सहमति बनाई, उसके बाद तुरंत कैंडिडेट भी ज़्यादा पहले जो है घोषित कर दिए। लेकिन महागठबंधन में हमने देखा कि अभी तक कोई नहीं कह सकता कि कितनी सीटों पर कौन पार्टी कहाँ से लड़ रही है। तो ये सब मुद्दों पे एनडीए ने एज जरूर हासिल की। लेकिन मैं जहाँ तक राजनीति की जो समझ है उसके हिसाब से अगर 10% वोट पैटर्न बढ़ता है तो मेरे हिसाब से तो ये सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा है। अब ये तो 14 ही तारीख को पता चलेगा। लेकिन ज़्यादातर केसों में हमने देखा, ज़्यादातर मतदान के बाद हमने देखा है कि जब भी वोट प्रतिशत बढ़ा है, अपवाद, मैं फिर से कह रहा हूँ अपवाद हो सकता है, लेकिन राजनीति विज्ञान में जो हमने देखा है, पैटर्न देखा है कि वोट प्रतिशत 5 से 8 या 10% बढ़ता है तो वो सरकार के खिलाफ होता है। ज़्यादातर केसों में 90% से ज़्यादा केसों में ऐसा भी हो सकता है कि सरकार के लिए मतदान हो, लेकिन इसके लिए 14 तारीख को इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन बड़ा दिलचस्प चुनाव ये बन चुका है। एक चीज़ और बोलूँगा कि वोट प्रतिशत बढ़ने का एक और कारण हो सकता है। देखिए, इससे इस बात को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। प्रशांत किशोर की जो मौजूदगी है, उनके स्ट्रैटेजी और वो जैसी बात बिहार चुनाव के दौरान लगातार करते आ रहे थे, तो इससे कोई मतलब इसको मना नहीं कर सकता कि उनकी मौजूदगी है। हर विधानसभा में वो दिखे हैं ज़्यादातर में, और उनके लोग अच्छा से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने जो मुद्दा उठाया है, वो युवा भी उनके साथ है। जी, जो भी हैं उनके साथ में युवा हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू, सब लोग हैं। लेकिन उन्होंने जो मुद्दा उठाया है वो बहुत, मतलब हम पत्रकार लोगों को भी अच्छा लगा कि ये जो बातें कर रहे हैं वो सटीक बातें हैं। लेकिन ग्राउंड पर जो पब्लिक से आप बात करेंगी तो ऐसा नहीं लग रहा था कि प्रशांत किशोर इस हालत में आ जाएंगे, इतनी उनको सीटें आ जाएंगी कि वो सरकार बना लेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर बेशक 2, 4, 5 सीट जीत पाएँ, 10 सीट जीत पाएँ, लेकिन उनका वोट प्रतिशत जो है वो 7, 8, 9, 10 हो सकता है 12, 13 तक पहुंच जाए। क्योंकि प्रशांत किशोर जो है लगातार लोगों की बात कर रहे थे। उन्होंने हमेशा कहा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, आपका लड़का, अगर उस लायक है तो आपका लड़का जो है वो नेता बनेगा, मंत्री बनेगा। दूसरी बात, उन्होंने गरीबों को हिलाया डुलाया और उनको मजबूत किया, उनको आवाज़ दी। बहुत सारे उनके ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको कोई नहीं जानता, लेकिन चुनाव प्रचार में वो दिखे बीजेपी, एनडीए और महागठबंधन के नेताओं के बीच में। और इन्होंने एक और बात कही, प्रशांत किशोर लगातार कहते रहे कि देखिए, अगर आप मतलब बदमाश कैंडिडेट को, चाहे गलत उम्मीदवार को अगर वोट करेंगे तो उनसे काम की उम्मीद कैसे करेंगे। तो बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन वोट परसेंटेज बढ़ने का एक और मतलब है कि प्रशांत किशोर वोट में हिस्सेदारी कर रहे हैं। 7-8% अगर स्विंग वोटर अगर उनको मिल गया तो कुल मिला के ये है कि सरकार बदलेगी नहीं, प्रशांत किशोर मजबूती से अगले चुनाव की तैयारी करेंगे। ठीक है, आप सर इनकी बात से कितना सहमत है आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि देखिए एक तरफ थोड़ी सी कहीं नाराज़गी भी देखने को मिली। हालांकि बहुत सारे लोगों ने समर्थन किया प्रशांत किशोर का, लेकिन यह था कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे, इस वजह से थोड़ा सा आदमी कॉन्फिडेंस में भी नहीं था जो वहाँ की जनता है। आपको क्या लग रहा है, जो भी सर ने बोला उसके आधार पर अगर बात करें? नहीं, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। हमने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को देखा कि कुछ साल उन्होंने संघर्ष किया, पहले आंदोलन किया, अन्ना के साथ जुड़े रहे, और कुछ सालों बाद उन्होंने चुनाव लड़ा। पहले तो पूर्ण बहुमत नहीं हासिल कर पाए, लेकिन बिहार दूसरा, वहाँ के जो लोगों में राजनीतिक जो चेतना है वो किसी भी प्रदेश से ज़्यादा है वहाँ पर। और बिहार को ज़रूरत है बदलने की, क्योंकि आप देखिए कि किस तरह से पिछड़ा हुआ राज्य है। थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़रूर सुधार हुआ है, लेकिन अगर किसी राज्य में उद्योग न लगें तो फिर वो, ये आज का युग ऐसा नहीं है, आज का समय ऐसा नहीं है कि आप जो है बिना उद्योग के, बिना इंडस्ट्री के आप जो है आगे बढ़ सके। तो इसलिए वहाँ पर ज़रूरत है इंडस्ट्री की, और यही वजह है कि प्रशांत किशोर जिन जिन मुद्दों को उठाए हैं उस पर सारा बिहार उनके साथ दिखा। और निश्चित तौर पर हरिशंकर जी ने जैसा बोला
कि एक बड़ा कितना मिलेगा ये पहले से उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन एक बड़ा चंक वो ज़रूर उनको पार्टी के लोगों को मिलेगा वोट। और चूँकि पूरे विधानसभा हर सीट पर लड़ रहे हैं तो ज़्यादातर संख्या में हमने देखा कि उनकी अच्छी मौजूदगी है, यानी वो टक्कर की फाइट दे रहे हैं। और ट्रायंगुलर फाइट अगर होती है तो उसमें भी एनडीए को ही फ़ायदा होता है। लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी निश्चित तौर पर उम्मीद है कि 10 के आसपास अगर आती है तो बहुत दमदार प्रदर्शन होगा और आगे के चुनाव के लिए उनकी और अच्छी तैयारी हो जाएगी। पूरे चुनाव के दौरान आप देखें तो भ्रष्टाचार को उन्होंने मुद्दा बनाया। उन्होंने बीजेपी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी घेरा, तो उन्होंने तेजस्वी यादव की पढ़ाई पर भी सवाल उठाया कि अच्छा वो भोजपुरी स्टाइल में बोलते नौवीं फेल जो है, नौवीं भोजपुरी में नौवीं बोलते हैं, तो नौवीं फेल जो है वो आपके लिए क्या शिक्षा की नीति बनाएगा, क्या नीति बनाएगा, उनके समझ पर सवाल उठाते रहे। इन्होंने जो माई बहन योजना के लिए जो इन्होंने और सामने वाली पार्टी के पास आंसर भी नहीं था उनकी सवालों का। अच्छा, माई बहन योजना का उन्होंने प्रशांत किशोर ने कहा कि माई बहन योजना की ये जो बात करते हैं, बिहार सरकार का बजट जो है कुल मिलाकर के 3 लाख करोड़ का है और 7-8 लाख करोड़ चाहिए माई बहन योजना के लिए, तो ये कहाँ से लाएंगे, ये तेजस्वी यादव बता दें। तो बहुत सारी चीज़ उनके नेता तो कई बार भाषण में हमने सुना वहाँ पर कि वो ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव 3 लाख करोड़ में कितना शून्य लगता है वो बता दें तो हम समझ जाएंगे कि वो पैसे का अरेंजमेंट कर लेंगे। अच्छा, तेजस्वी यादव ने जो वादा किया, एक और वादा बड़ा इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने हर घर के लोगों को सरकारी नौकरी, तो लोगों को लगा भाई इसमें तो सच्चाई चाहे उन्होंने जो भी कहा हो लेकिन झूठ ही झूठ नज़र आता है, क्योंकि हर घर को सरकारी नौकरी देना संभव ही नहीं है। बिहार में क्या, देश के किसी राज्य में ये संभव नहीं है कि हर घर को एक सरकारी नौकरी आप दे दें। लेकिन वादा है नेताओं का, क्या वो वादा करके चुनाव में निकल जाएंगे? उनको लगता है कि एक तुक्का मार दो, आना ना आना ये तो बाद की बात है, एक बार कह देते हैं, क्या पता इसी में सरकार बन जाए। सर, आपको शायद उत्तर प्रदेश का चुनाव याद होगा, तो उसमें राहुल गांधी ने कह दिया था हर महिला को 1500 मिलेंगे अगर मैं जीता। तो समझ में तो किसी को आया नहीं, वो सीटें तो ले आए थोड़ी सी और सारी महिलाएं केंद्र में पहुंच गई थी पैसे लेने के लिए। तो वही सेम स्थिति क्या पता इस बार भी हो जाए। देखिए, वो सिर्फ वादा नहीं हुआ था, इन लोगों ने फॉर्म भी भरवाए थे बहुत सारे जिलों में और उसका इनको फ़ायदा भी मिला। लेकिन आज वही महिलाएं जब अपने काम में जाती हैं, चाहे घर में आराम से बैठती है, तो इन लोगों को कोसती है घर में बैठ के, जब वादा तो कर गई लेकिन पैसा ना मिली। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वादा का क्या है, बिहार में वादों पर अगर बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे और डिलीवर नहीं करेंगे। अच्छा, मैंने पहले भी कहा है, अब भी कह रहा हूँ कि तेजस्वी ने वादा किया है, नीतीश कुमार ने वो तुरंत चुनाव से पहले उसको डिलीवर कर दिया, चाहे जीविका दीदी हो, चाहे बाकी योजना है, वृद्धा पेंशन को बढ़ाने की बात हो, तो उन्होंने डिलीवर कर दिया, इन्होंने वादा किया है। तो जनता इस दोनों के बीच में डिफरेंस जो है, हम लोग चाहे जब भी समझे, लेकिन जनता तुरंत समझ जाती है, वो खुद ही डिसाइड करे क्या करना है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जो जीविका दीदी योजना के तहत जिन लोगों को, समूहों को पैसा मिला है, उसमें जिनको नहीं भी मिला है, मैंने सुना था, हमारे उज्जवल वहाँ से करके ग्राउंड रिपोर्ट उन्होंने भेजा था, मैं देख रहा था, तो वो बहनें कह रही हैं कि हमरा ना मिलल भैया तो कोई बात ना, अगली बार मिल जाई जब सरकार आई। मतलब उनको भरोसा है कि नीतीश कुमार आएंगे तो उनको भी जीविका दीदी के लिए जो 10,000 रुपया मिल रहा है वो हमें भी मिल जाएगा, तो हो सकता है इसलिए भी वो वोट कर दें। पीढ़ी दर पीढ़ी तो चला ही आ रहा है, चाहे शिक्षा की भी बात करें। सर, आपको क्या लग रहा है, जैसे इन्होंने सारी चीज़ें बोली, इस बार सबसे इम्पोर्टेंट वादा कौन सा रहा? पूरा हो चाहे ना हो, बात की बात है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव के वादे रहे और एनडीए ने भी, सरकार ने कई सारे वादे किए हैं, सबसे इम्पोर्टेंट वादा आपको क्या लग रहा है जनता के लिए जो किया गया क्या था? ये कैश प्राइस देने की बात दोनों की तरफ से बोली गई है और एनडीए की तरफ से ये बोला गया कि जो लखपति दीदी हैं, जो साल में 1 लाख कमाती हैं, 1 लाख ऐसी दीदियों को वो करोड़पति बनाएंगे। अब ये बहुत बड़ा वादा है, ये पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये तो सरकार आने के 5 साल के बाद पता चलेगा। लेकिन एनडीए की तरफ से सबसे बड़ा वादा यही है। और तेजस्वी की तरफ से जो वादा किया गया है, एक तो हर घर में सरकारी नौकरी देने का, दूसरा हर महिला को 30,000 रुपया सालाना, 2,500 रुपये महीने देने का। क्योंकि
इकॉनमी जो है हिसाब सब बता दिया हरिशंकर जी ने कि 3 लाख करोड़ की इकॉनमी है, 8-9 लाख करोड़ रुपया उसके लिए चाहिए, तो पैसा कहाँ से आएगा। तो वादा तो कर दिए हैं लेकिन पूरा होना मुश्किल दिखता है। ऐसे ही एनडीए का वादा भी हम देखते हैं, 1 लाख लखपति दीदी को करोड़पति बनाएंगे 1 साल के भीतर। यानी जो 1 लाख कमा रहा है उसको 1 करोड़ रुपया कैसे कमा लेगा भाई इतनी जल्दी। कौन सा गणित है ये, कौन सा फार्मूला है। तो ये भी जो है वादे होते हैं। ठीक है, हर चुनाव में अलग अलग वादे देखते हैं। तो यहाँ हमारे दोनों वरिष्ठ सहयोगियों से हमने बात करी। एक तरफ हरिशंकर जी का ये कहना है कि इस बार उन्हें ऐसा लगता है वोटिंग प्रतिशत और पैटर्न को देखकर और जितने वादे और दावे किए गए हैं विकास की योजनाओं को देखकर कि एनडीए इस बार सरकार बना सकती है और नीतीश कुमार के लिए बम्पर वोटिंग होगी। और एक तरफ अजीत प्रताप सर हैं, इन्होंने भी बताया कि वोटिंग प्रतिशत के हिसाब से अगर बात करें तो एक अलग तरीके का पैटर्न देखने को मिला है। हो सकता है जो प्रतिशत बढ़ा है वो विपक्ष में गया हो, लेकिन अपवाद भी हो सकता है पक्ष में भी गया हो। और कई सारे वादे हैं जो किए गए हैं वो पूरे होते हैं कि नहीं होते हैं, ये भी एक अलग फैक्टर होगा, उसके हिसाब से वोटिंग करी गई। लेकिन अभी ये पहले चरण का चुनाव था, दूसरे चरण का चुनाव 122 सीटों पर अभी भी बाकी है, जो कि 11 नवंबर को होगा। और 14 तारीख को जब पूरा रिजल्ट सामने आएगा तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि इस बार जनता ने विकास के मुद्दों पर किसको चुना है। भारत एक्सप्रेस के लिए अक्षया पाठक।